हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मंजीत यूपीएससी। आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि जैसे ही हमारा प्री क्वालिफाई होता है उसके बाद हमें DAF डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, और जैसे ही हमारा मेंस भी क्वालिफाई होता है तो फिर हमें इंटरव्यू के लिए भी DAF डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, इसको डैफ भी बोलते हैं, वो भरना होता है। तो पहले मैं आपको आज आफ्टर प्री क्लियर होने के बाद डैफ भरते हैं उसका एज ए डेमो बताऊंगा, ताकि आप जब आफ्टर प्री के बाद जब डैफ भरें आपसे कोई मिस्टेक ना हो। बिकॉज़ अगर एक आईएएस एस्पिरेंट था, उसका इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया था, मेंस लिस्ट में नाम भी आ गया था, बट उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत भरी थी। इस वजह से उसका पूरा कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया था और उसने अगेन अप्लाई किया था। तो हमें सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है जब हम यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई करें। स्पेशली डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम, जो भी हमारी एसेंशियल्स वो होती हैं, जो मतलब स्टार लगा मिलेगा आपको। जैसे ये स्टार है, ये क्या है, मतलब मैंडेटरी है। ये आपको काफ़ी ध्यान से भरना है। नाम, मतलब डेट ऑफ बर्थ, जैसे जेंडर है। अगर इनमें सिली मिस्टेक हुई तो यूपीएससी एक्सपेक्ट करते हैं कि यू आर नॉट ए डिजर्व कैंडिडेट फॉर ए सिविल सर्वेंट। तो हमें फॉर्म भरते हुए हमारी ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ भी गलती ना हो। जैसे कि ये इंस्ट्रक्शन दी गई हुई हैं ऊपर, ये किसी का डैफ मैंने लिया है अभी पीडीएफ में, और उसको कैसे भरते हैं अभी बताते हैं। इसको डैफ 1 बोलेंगे, आफ्टर प्री क्वालिफाई इसको बोलेंगे डैफ 1, और मेंस क्वालिफाई होने के बोलेंगे उसको डैफ 2। सबसे पहले इसमें क्या भरना है, हमें अपना रोल नंबर भरना है। जो हमारा प्री के टाइम में रोल नंबर था हमें वो भरना है। और आफ्टर दैट नेम, जो आपका नाम है। फिर डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट के अंदर, जो 10th की मार्कशीट में आपका नेम है वही भरना है। सेम स्पेलिंग, कोई भी स्पेलिंग में एरर ना हो। जेंडर, मेल या फीमेल। एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्डेंस, जैसे आपने फर्स्ट लाइन में लिखना है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल भगवान नगर। जैसे पोस्ट ऑफिस क्या है आपकी, जो आप जहाँ तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में जहाँ रह रहे हैं वहाँ नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है, नियरेस्ट वहाँ का एड्रेस देना है। आफ्टर दैट सिटी, सिटी जो आपकी नियर सिटी लगती है, जहाँ तहसील है वहाँ का आपको सिटी लिखना है, या डिस्ट्रिक्ट लिखना है। आपको डिस्ट्रिक्ट या तहसील है जो वो लिखना है। आफ्टर दैट आपको लिखना है स्टेट, स्टेट मतलब जैसे हरियाणा, यूपी, पंजाब। और फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है यहाँ। एंड डिस्ट्रिक्ट और सिटी में क्या डिफरेंस होता है, डिस्ट्रिक्ट में टू से 3 सिटी या मैनी सिटी भी आ सकती हैं जहाँ उनका पोस्ट ऑफिस हो, हेड पोस्ट ऑफिस। और डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि आपकी जहाँ डिस्ट्रिक्ट है उसका स्पेशल पिन कोड होगा। फिर जैसे जींद का 126102 है हरियाणा के अंदर। ये इसमें एसटीडी कोड और फ़ोन नंबर क्या है, ये वॉलंटरी है, इसमें स्टार मार्क नहीं, मतलब ये मतलब वो कंपलसरी नहीं है। बट यहाँ पर आपको एसटीडी वाला नंबर का कोड भरना है। फिर आपको यहाँ क्या भरना है, जो आपका नंबर है। और अगर आपके पास मोबाइल है तो यहाँ सिर्फ आपका मोबाइल नंबर भरना है, तो ये वाला कॉलम आपको नहीं भरना है। फैक्स, ये भी वॉलंटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, भर भी सकते हो। अगर आप इसको नहीं भरोगे तो भी ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। उसके बाद हमें भरना है अपना मोबाइल नंबर, जो ऊपर भरा था वो भी भर सकते हैं, और अगर अल्टरनेट नंबर भी भर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक नंबर होता है वो या तो बंद हो जाता है, या फिर कुछ सिचुएशन हो कि ख़राब हो, तो एक अल्टरनेट नंबर हो, मोबाइल नंबर आप यहाँ भर सकते हैं। फिर आपकी ईमेल आईडी भरनी है। ईमेल आईडी मतलब जो आपको डेली यूज़ में हो, या आपको जिसको चेक करते हो एटलीस्ट 2 to 3 डेज में, या हमें डेली ईमेल जो हमें डेली चेक करनी चाहिए एक प्रोफेशनल बंदे को। उसके बाद क्या है, चेक हेयर यूर परमानेंट पोस्टल एड्रेस इन केस ऑफ कोरस्पोंडेंस एड्रेस। कोरस्पोंडेंस एड्रेस क्या है कि जैसे आप हरियाणा से हो और आपके पेरेंट्स ड्यूटी कर रहे हैं पंजाब में, आप पंजाब में ही रह रहे हो पिछले 3-4 साल से, या फिर आपका जहाँ कोरस्पोंडेंस एड्रेस है मतलब जहाँ आपका प्रॉपर रेजिडेंस ना हो, मतलब आपका वहाँ मकान जो है, आपका प्रॉपर्टी आपके रजिस्टर्ड ना हो। कोरस्पोंडेंट मतलब आप जहाँ करंटली रह रहे हो वहाँ भी पहुँच जाएगा, मतलब पोस्टल कोरियर सर्विस, बट यहाँ आपको परमानेंट लिखना है, जहाँ आप का मतलब लैंड आपके नाम रजिस्टर्ड हो, आपके फैमिली का कोई मेम्बर वहाँ रहता हो।
ये आपका बिल्कुल परमानेंट होना चाहिए। वहाँ मतलब कुछ पुलिस वेरिफिकेशन जाएगी, आपके बारे में पूछा जाएगा आफ्टर सिलेक्शन। फिर आपको इसमें ये लिखना है कि परमानेंट पोस्टल एड्रेस, जो आपने परमानेंट एड्रेस है उसका एड्रेस लिखना है। फिर उसमें पोस्ट ऑफिस, जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है, फिर सिटी, फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और उसमें डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड जो ऊपर। इससे क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस से हमारा परमानेंट एड्रेस डिफरेंट भी हो सकता है, या आप दोनों में एक परमानेंट ही लिख दो तो वो ज़्यादा बेटर है। कम्युनिटी कम्युनिटी में ये आएगा कि जनरल है, ओबीसी है, एससी है या एसटी है। यहाँ जैसे ओपन करेंगे यहाँ वो आएंगे, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप उसको फिल कर दीजिएगा। फिर उसमें सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है। सर्टिफिकेट ये है कि अभी यूपीएससी ने थोड़ा अभी रिसेंटली कुछ फ़िलहाल चेंजेस किए हैं कि आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, जैसे ओबीसी में क्या है कि क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर आता है। जैसे सेंटर में 8 लाख से अगर एनुअल इनकम ज़्यादा है तो क्रीमी लेयर में आएगा, उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सर्टिफिकेट नंबर उसमें लिखना होता है, और वो 2-3 साल से पुराना ना हो। आई थिंक 2 या 3, एक बार जब एडवर्टीजमेंट आए तो पढ़ लेना, तो इंस्ट्रक्शन आए तो 2 या 3 साल से तो मैं कंफर्म हूँ, बट 2 और 3 में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि 3 साल से पुराना ना हो सर्टिफिकेट नंबर। और डेट ऑफ इशू, उसमें डेट लिखे मिलेगी। ये बिल्कुल जैसे आपका ये सर्टिफिकेट है, ये बिल्कुल यहाँ कॉर्नर में यहाँ लिखा मिलेगा सर्टिफिकेट नंबर, डेट, और यहाँ असाइनिंग अथॉरिटी। तो आपको असाइनिंग अथॉरिटी भी लिखना है। जैसे मोस्टली बीडीपीओ भी होता है या फिर तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है, वहाँ लिखा मिलेगा किसके सिग्नेचर हैं डिजिटली, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है नीचे। कहाँ गए अब? अच्छा, डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। अच्छा, तो मैंने बताया तहसीलदार या बीडीपीओ या नायब तहसीलदार जो होगा वो वहाँ मेंशन होगा, डिजिटली शाइन होंगे उसके, या तो वो यहाँ पर मेंशन करना। फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जहाँ आपने बनवाया है, तहसील में बनवाया है या डिस्ट्रिक्ट में बनवाया है, वो वहाँ का एड्रेस भी लिखना है। सीधा ही लिखना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जींद या डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा या कोई तहसील है तो उसका नाम। प्लीज़ स्टेट वेदर यू आर बिलोंग टू क्रीमी लेयर और नोट। अगर आपकी एनुअल सैलरी फादर की 8 लाख से ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपके पेरेंट्स की सैलरी, फादर और मदर दोनों की ऐड करके, और सेल्फ की भी, अगर आप कोई सैलरी ले रहे हो तो इन चीज़ों को ऐड किया जाएगा और आपकी सैलरी देखी जाएगी। नेम ऑफ कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी एज मेंशन इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, नेम ऑफ द इशूइंग स्टेट। आपने इसमें जो कास्ट आएगी वो भरना है, जो आपके सर्टिफिकेट में लिख रखा है वहाँ लिखा मिलेगा, और उसमें फिर सिलेक्ट स्टेट लिखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हरियाणा में क्या है कि जाट कम्युनिटी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, बट इन राजस्थान वो ओबीसी में है। जैसे यूपी में भी आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट इन ओबीसी जनरल कैटेगरी में है। तो कहीं कहीं ये कास्ट कम्युनिटी स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं कि किस स्टेट में जनरल में है, किस में ओबीसी में है, किस में एससी में, किस में एसटी में है। द सेंट्रल लिस्ट विद एस सीरियल नंबर ऑफ कास्ट ट्राइब कम्युनिटी। सेंटर की जो अपनी एक वो आप गूगल पर डाउनलोड कर सकते हो, सेंट्रल लिस्ट ओबीसी, उसमें आपकी क्या आइडेंटिटी वो सीरियल नंबर है, हमें वो लिखना है। उसमें सीरियल नंबर लिखना है कि जो आपकी कम्युनिटी का हो, जैसे जो सीरियल वाइज नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5, उसमें आपकी कम्युनिटी के सामने जो नंबर लिखा हुआ वो इसमें मेंशन करना है। उसके बाद क्या कि एज रिलैक्सेशन क्लेम, जैसे जनरल को 6 अटैम्प्ट मिलते हैं, ओबीसी को 6 + 3 9 अटैम्प्ट मिलते हैं। तो जिसने एज क्लेमिनेशन कर, जिसकी एज ज़्यादा हो गई, 32+ हो गई है, तो उसको यहाँ यस करना है अगर वो उसके एलिजिबल है तो। और आपको अपने कैटेगरी के बारे में आई थिंक और भी ज़्यादा पता होगा, आपको बताने की इसमें आई थिंक ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी हुई या नहीं है, यस और नो में यहाँ फिलअप करना है। आफ्टर दैट रेजिडेंस स्टेटस, जैसे नेशनलिटी इंडियन ही होगी सबकी, जैसे नेपाल वाले, भूटान वाले भी भर सकते हैं यहाँ रेजिडेंस, वो भी अपना सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिटीजनशिप स्टेटस, सिटीजन स्टेटस लिखना है कि इसमें है या नहीं है, तो इसमें यस ही करेंगे मोस्टली बंदे। जो आई थिंक सिटीजनशिप का क्या मतलब क्या होता है कि कई बंदे वहाँ फ्रांस की सिटीजनशिप ले ली, उसके बाद यहाँ आके पढ़ने लगे हैं बाद में, और ये कुछ इशू हो सकता है अगर कोई एनआरआई है या
ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, अगर उन्होंने अपनी एजुकेशन फ़ॉरेन से किया, उसके बाद यहाँ आने के बाद वो उन्होंने अपनी सिटीजनशिप रजिस्टर करवाई या नहीं करवाई, ये उनके लिए आई थिंक ज़्यादा इशू क्रिएट करेगा। आई थिंक ऐसे बंदे बहुत ही कम होते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है आपने, जहाँ का हुआ था वहाँ पोस्ट ऑफिस कौन सा, वहाँ सिटी टाउन विलेज क्या था, स्टेट कौन सी थी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, और वहाँ पिन कोड डालना है। आई थिंक 2000 से पहले के जो बंदे होंगे आई थिंक उनका इतना रजिस्टर्ड नहीं मिलेगा यहाँ पर। फिर भी अगर नहीं पता है, अगर आप वहाँ कोई डाटा नहीं होगा, आपको पता है कि वहाँ डाटा आपका अवेलेबल नहीं है प्लेस ऑफ बर्थ पे, तो आपका जो परमानेंट एड्रेस आप वहीं का दे सकते हो। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे 1999 अभी पहले आधार कार्ड वो पासपोर्ट बनते थे, तो 1990 से जो पहले के पैदा हुए उनका मैंडेटरी नहीं था बर्थ सर्टिफिकेट, तब रजिस्ट्रेशन इतना नहीं होता था बर्थ सर्टिफिकेट का और डेथ सर्टिफिकेट का। बट आफ्टर 2000 ये थोड़ा मैंडेटरी सा हो गया है, तो इतना इशू तो नहीं है। अगर आप 1990 से पहले के हो तो आप जहाँ का परमानेंट एड्रेस है वहीं का लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप अगर जहाँ रियल में जहाँ आपका हुआ वहाँ का भरोगे, वहाँ पर आपकी कोई डिटेल नहीं मिलेगी, तो आप जहाँ पर परमानेंट एड्रेस है मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। बाकी आप अपने पेरेंट्स से और अपने सीनियर से कंसल्ट करके भर सकते हो। जो मेरा डिस्क्रिशनरी पावर थी मैंने अपने हिसाब से उसको बता दिया है। फिर मदर टंग में आपकी मदर की टंग क्या है, कन्नड़ है, हिंदी है, तमिल है, जो हमारी 22 लैंग्वेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई है, उसमें से इसमें लिखना है। जो लोकल डायलेक्टिक्स है वो इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। जैसे नॉर्थ इंडियन वाले मोस्टली की हिंदी मिलेगी, और तमिलनाडु वालों की तमिल, और आंध्र प्रदेश वालों की तेलुगु मिलेगी। तो ऐसे ही उनका भी मदर टंग लिखना है। जो 22 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रजिस्टर्ड लैंग्वेज है वो वाली। उसके बाद ये इसमें आएगा पूरी, मतलब नीचे पूरा ओपन होगा। ये ओपन होने के बाद ये पता चले, उसमें देखेंगे आप, तो वही आपको सेलेक्ट करना जो आपकी रिलीवेंट हो उससे। हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज PH में फिजिकली चैलेंज्ड, PWBD पर्सन विद बॉडीली डिजेबल्ड, कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन अकर्ड बाय UPSC इन द पास्ट। तो आपको अगर PH से रिलेवेंट है तो यहाँ यस और नो भरना है। अगर इफ़ आप यस मेंशन करते हो, आप फिजिकली चैलेंज्ड हो, और आप उसको दिव्यांग भी बोला जाता है हिंदी में, वो एक अच्छा वर्ड है, उनको वो डिफरेंटली एबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स नेचर ने हमें ऐसे ही बनाता है कि हम सभी डिफरेंट हैं, हम सेम नहीं हैं, हमारे सबके इंटरेस्ट अलग हैं, हमारी हॉबीज़ अलग हैं, तो डिफरेंटली एबल कहना अच्छा रहेगा। इफ़ यस प्लीज़ मेंशन द नेम इन ऑफ द एग्जामिनेशन विद रोल नंबर। तो आपको नेम ऑफ द एग्जामिनेशन भरना कि किस किस के लिए अप्लाई किया। जैसे इसमें क्या है कि इंडियन UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम भी होता है और फॉरेस्ट वाला भी होता है, तो वो भरना है। तो ईयर ऑफ एग्जामिनेशन और रोल नंबर भी भरना है। तो ये इसमें क्या किया, अगर आपने उससे पहले जैसे कोई ब्लाइंड होता है उसको वो दी जाती है ना, असिस्टेंट दी जाती है, वो बबल भरने के लिए या पेपर सॉल्व करने के लिए बोल बोल के। तो जो इशू है जो ब्लाइंड होते हैं आई थिंक उनके लिए उन्होंने पहले भी दिया हो, तो उनके असिस्टेंट्स के लिए अरेंजमेंट करने के लिए आई थिंक ये कॉलम होगा। नेक्स्ट इज वेदर सच रिकमेंडेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ डिजेबिलिटी नाउ अपलोडेड बाय यूर सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2021। तो ये जैसे यहाँ रिकमेंडेशन डिफरेंटली एबल है, तो उसको यहाँ यस और नो का कॉलम आएगा, यहाँ ये ओपन होगा तो हमें भरना है यस है या नो की जरूरत है। जैसे कोई अगर ऑर्थोपेडिक्स जो हड्डियों से रिलेवेंट अगर इशू है तो उसको ज़रूरत नहीं है आई थिंक असिस्टेंट की। अगर ब्लाइंड है तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको यहाँ यस करना पड़ेगा। और अगर वो जो जिस कैटेगरी से आई थिंक वो बंदे बिलोंग करते हैं उनको इस कॉलम के बारे में ज़्यादा पता होगा। After any such recommendation by UPSC were even having found unfit not recommended by the Central Standing Medical Board or any other medical board constituted by government with regard to the your physical disability। अगर आपने पहले यस किया और आपको बाद में नो कर दिया हो, तो ऐसा आपके साथ अगर कोई इशू हुआ तो आप यहाँ पर उसको मेंशन करेंगे। इफ़ अगर यस अगर आप नो भरते हो तो ये नीचे वाला कॉलम गायब हो जाएगा। अगर आप यहाँ यस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा कि प्रोवाइड डिटेल देयर ऑफ, उसकी डिटेल प्रोवाइड कीजिए। और कैंडिडेट विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, जो उसकी डिजेबिलिटी है जैसे लेग्स में है, आइज़ में है, ईयर्स में जैसे डीफ है, इसमें कई कई कैटेगरी होती हैं फिजिकली डिफरेंटली एबल की, तो इसमें भरनी होती है बेंचमार्क।
कि कितने परसेंटेज वगैरह भी भरनी होती है कि 45 से 75, 75 से 90 ऐसा कुछ होता होगा, तो वो भी भरना होगा यहाँ। जो आई थिंक इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपना आई थिंक ज़्यादा से इसको डिस्कस करके भर सकते हैं। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो जो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड में क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ आवर स्टेट है उसमें प्रोवाइड किया हो, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपकी क्लियर फ़ोटो हो और उस पर अच्छे से आप विजिबल भी हो, जैसे पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया आपका, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई फ़ोटो आइडेंटिटी है, आपकी कार्ड है, तो वो आपका जैसे आधार कार्ड दिखा हुआ है यहाँ, फिर आपने उसके आधार कार्ड नंबर लिखना है, स्कैन करके अपलोड करना है इसको यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, स्टेप 2 है ये। डू यू हेल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड आर क्लेमिंग एग्जाम्पशंस फ्रॉम अपेयरिंग इन इंडियन लैंग्वेज फॉर पेपर ए। इसमें इफ़ नो सेलेक्ट द पेपर फॉर यस। आई थिंक जिसको इसमें क्वालिफाई पेपर 2 होते हैं यूपीएससी में से, हिंदी जैसे और इंग्लिश, नॉर्थ इंडिया वाले 2 ही सिलेक्ट करते हैं मोस्टली। हिंदी दो लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि एक तो आप जहाँ से स्टेट्स में हो वहाँ की लैंग्वेज एक और आनी चाहिए आपको, ताकि आप कहीं पर जाओ इंडिया में उससे कम्युनिकेशन हो पाए। तो इसमें पेपर ए में हमें जो 22 लैंग्वेज हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमें उसके बारे में लिखना है, और बाकी जो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश वाली है, सेकंड पेपर इंग्लिश का क्वालिफाइंग नेचर का होता है, हमें उसमें 33% नंबर लेके आने होते हैं, तो उसमें वो तो मैंडेटरी है, सबको इंग्लिश का एग्ज़ाम तो देना ही देना, या क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और एक 22 जो अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल 8 में मेंशन चीज़ें हैं उसमें से हमें एक ऑप्ट करनी है। जैसे गुजरात वाले गुजराती ऑप्ट करेंगे, तमिलनाडु वाले तमिल का एग्ज़ाम देंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर द पेपर 6th and 7th, इसमें जैसे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, आपको ये यहाँ भरना, किसी का सोशियोलॉजी हो सकता है, किसी का इकोनॉमी हो सकता है, किसी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, तो जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपको इसमें भरना है। चॉइस ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, जो आपका मेंस के लिए आपको सेंटर भरना है, इसमें मोस्टली कैपिटल होती हैं, जैसे यूपी में लखनऊ की आ गई, या हरियाणा में चंडीगढ़ आएगा, दिल्ली में भी काफ़ी सेंटर होते हैं, जैसे जो तमिलनाडु में रह रहे हैं तो अपना सेंटर भरेंगे चेन्नई के अंदर, तो वो इसमें सेंटर मिलेंगे आपको कैपिटल वाले, या एक दो एक्स्ट्रा हो सकता है, जैसे दिल्ली के आसपास फरीदाबाद, गुड़गांव का आई थिंक इसमें ओपन करेंगे तो हमें दिखेगा वो है नहीं है। वहाँ के स्कूल भी कभी कभी ज़्यादा आई थिंक 10 टाइम्स ही बुलाते हैं उसमें मेंस के लिए, तो इतने बच्चे होते नहीं हैं, तो कैपिटल में ही कंडक्ट करा लिया जाता है। डू यू वांट टू चेंज योर सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन, यस और नो, तो इसमें नो ही आएगा, आपने जब भर ही दिया है अपनी चॉइस का तो आप यस क्यों करेंगे। तो लैंग्वेज मीडियम फॉर एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 और पेपर 5, देखो जैसे GS1 है, GS2 है, GS3 है, GS4 है, SC का पेपर है, इसके लिए आपको लैंग्वेज डिसाइड करनी है इसमें, और उसमें से आपको उसी में पेपर आपको प्रिंट हुआ मिलेगा, और उससे अदर लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते, नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगी, आपका पेपर भी कैंसिल कर दिया जाएगा। जो जैसे मैंने यहाँ इंग्लिश भरा हुआ है, लैंग्वेज मीडियम फॉर एग्जामिनेशन 7 to 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी हमारी लैंग्वेज लेंगे। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे कन्नड़ वाले हैं, कन्नड़ लिटरेचर ले लेते हैं, तो उसमें कन्नड़ लैंग्वेज में लिखेंगे वो, तो ऑलरेडी अंडरस्टूड भी होता है, पर इसमें एक भरवाया भी जाता है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या लोगे, कौन से मीडियम में आप ऑप्शनल लिखोगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन कोई हिंदी में भी दे सकता है, कोई बच्चा कोई इंग्लिश में देना चाहता तो इंग्लिश में देगा, तो अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन कोई बंदा कन्नड़ लैंग्वेज में रहता है, वो कन्नड़ भी लिखेगा यहाँ, तो वो आपको यहाँ लैंग्वेज ऑप्ट करनी है। तो आगे है लैंग्वेज मीडियम फॉर इंटरव्यू टेस्ट। इंटरव्यू टेस्ट के लिए आपको यहाँ लैंग्वेज भी मेंशन करनी है, और मैं रिकमेंड करूँगा जैसे कि अगर कोई नॉर्थ इंडिया का स्टूडेंट है, वो हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज रहता है कि मैं किस में दूँ, क्योंकि हम बोलते हैं मोस्टली टाइम इन हिंदी है, हमारी इंग्लिश में इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, या फिर फ्लो नहीं आता, हमें आता बोलना, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें अगर बोलना पड़ जाए, अगर हम नहीं बोलते हैं एट आवर फ्रेंड सर्कल में और घर पे, तो लिटिल बिट थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, बट अब अगर हमारे जो
पीयर ग्रुप है, अगर उनके साथ 1-1.5 महीना का जो टाइम होता है उसमें अगर कम्युनिकेट करें या इंग्लिश डिबेट देखें राज्यसभा लोकसभा की, तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। और इंग्लिश में ही आज तक सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, 206 प्लस या 209 भी देखे मैंने जब मैंने 2019 में 2020 में इंटरव्यू दिया था, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा एक लड़के के आए थे, 206 रैंक था यार, था 206। लेकिन उसके बाद एक बारी और मैंने देखा कि नेक्स्ट ईयर 2020 में जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब भी एक बच्चे के 209 आए हुए थे और एक के 212 भी आए हुए थे। इंटरव्यू में देखो कितना ह्यूज डिफरेंस है, 125 से स्टार्ट करते हैं और 212 तक लेके जाते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितना 90 मार्क्स का कितना ह्यूज डिफरेंस है। ये इतने तो एक जीएस में भी नहीं आती इतने मार्क्स की बच्चों के। 91 ऑफ द गुड स्कोर इन जीएस सब्जेक्ट। तो ये देखो कितना हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन को कितना लाइटली लेते हैं, लास्ट में प्रिपेयर करते हैं और सबसे मैंडेटरी चीज़ है ये। तो हमें लैंग्वेज डिसाइड करनी है। तो उसके बाद थर्ड स्टेप पे आ गए हैं हम। इसमें 7 स्टेप हैं टोटल। उसमें हमें भरना आफ्टर 10th का एग्जामिनेशन भरना कि पास तो होंगे। इसमें डिवीज़न भरनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर परसेंटेज भरनी है अगर परसेंटेज हो तो। अगर सीजीपी होते हैं तो यहाँ सीजीपी भरने हैं आउट ऑफ, जैसे 10 में से किसी के 9 आई या 8 आए या 7 आई, ये भरना। ईयर ऑफ पासिंग भरना है इसमें। फिर सब्जेक्ट मेंशन करना, जैसे 10th में तो जनरल सब्जेक्ट ही लिख देते हैं, या हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस संस्कृत जो भी हो आपके, या फिजिकल, वो यहाँ मतलब उसमें लिख सकते हैं, फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं इनको, यहाँ काफ़ी स्पेस होता है। नेम ऑफ द स्कूल एजुकेशन, जहाँ से आपने 10th का स्कूल था जो आपका नया नेम था वो यहाँ मेंशन करना। जो 10th में जो डीएमसी में जो नेम है एज इट इज़ स्पेलिंग में हो। नेम ऑफ द बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, आपने यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम लिखना, बोर्ड लिखना। जो जैसे हरियाणा बोर्ड है तो हरियाणा वाला, जैसे यूपी अगर आपका सेंट्रल बोर्ड है सीबीएसई हो तो सीबीएसई वाला, अगर आपका कोई अदर बोर्ड है इंटरनेशनल बोर्ड है तो वहाँ आप मेंशन करेंगे। 12th में या इक्विवेलेंट, तो 12th इक्विवेलेंट यहाँ क्यों लिखा, देखो जैसे हम 10th के बाद कोई बच्चा डिप्लोमा करता है जिसको पॉलीटेक्निकल भी बोलते हैं, या अदर डिप्लोमा जैसे कोर्स होते हैं जो 2 से 3 ईयर के होते हैं, 1 साल वाला डिप्लोमा नहीं होता, वो यहाँ इनवैलिड है। कम से कम 11th 12th 2 साल की होती है। तो ऐसे इक्विवेलेंट में या आपने 2 साल का 3 साल का जो भी डिप्लोमा किया है तो आपको यहाँ मेंशन करना है कि आपने डिप्लोमा किया है। तो यहाँ क्लास डिवीज़न भरनी है, फिर परसेंटेज, फिर स्कोर आउट ऑफ कितने, फिर ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट पढ़ना। जैसे मैंने पॉलीटेक्निक की है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, तो मैं यहाँ डिप्लोमा में यहाँ सब्जेक्ट लिखूँगा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखूँगा जहाँ से मेरा गवर्नमेंट जो कॉलेज का नाम लिखूँगा यहाँ मैं। और फिर नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, जैसे हरियाणा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है जो स्टेट बोर्ड था टेक्निकल एजुकेशन का, वो भरेंगे। या कोई इसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी भर सकता है, या स्टेट यूनिवर्सिटी तो स्टेट यूनिवर्सिटी से अगर किया हो तो भर सकता है। जो भी आपका होगा आपको अच्छा वैसे पता होगा। सेलेक्ट द स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल, जैसे ग्रेजुएशन में कई होती हैं बीएससी, एमएससी, डिग्री। तो आपको यहाँ ग्रेजुएशन लेवल स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। जैसे मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैं यहाँ भरूँगा। फिर यहाँ क्लास डिवीज़न हो गया, ईयर ऑफ पासिंग हो गया, फिर स्कोर आउट ऑफ द कितने आए हैं, फिर ईयर ऑफ पासिंग डालना है, फिर सब्जेक्ट मेंशन करना। जैसे बीटेक में अगर किसी के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, जो है वो भरना है। और फिर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन भरना है। आपका अगर कॉलेज है, अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी भरोगे। अगर यहाँ यूनिवर्सिटी, अगर कोई कॉलेज था उसके बाद यूनिवर्सिटी आती तो यहाँ यूनिवर्सिटी भरोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, डू यू पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द रूल ऑफ द एग्जामिनेशन, प्लीज़ अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इफ़ ई आंसर इज यस। तो यहाँ आपको अपना एक सर्टिफिकेट का एजुकेशनल सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा जो वाइड रूल 6 में मेंशन किया हुआ है, जिस भी स्टैंडर्ड का। मतलब अगर ग्रेजुएशन का किया गया है तो ग्रेजुएशन वाला अपलोड करोगे, अगर 10th का किया गया तो 10th वाला अपलोड करोगे। तो इस पैराग्राफ पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो ओपन होगा, हमें वही भरना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, फोर्थ आ गया। अब यहाँ पे हमें पेरेंटल इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो नेम ऑफ द फादर भरना है जो हमारी 10th की डीएमसी में है। नेम ऑफ द फादर, अलाइव या डिजीज़, वेदर मैंने अगर आपके फादर जीवित तो अलाइव, अगर उनका देहांत हो चुका है तो डिसीज़। नेम ऑफ द मदर भरना है। फिर हमें वेदर मदर लाइव और डिजीज़, यहाँ पर हमें जो भी आपकी सिचुएशन होगी उस हिसाब से भरना है। सिचुएशन इन द सेंस अगर आपकी माताजी जीवित है तो अलाइव कीजिए, अगर उनका देहांत हो चुका है तो डिसीज़ भरिए। नेशनलिटी ऑफ फादर, जैसे अगर जो भी नेशनलिटी आपके फादर की, अगर जैसे आपकी ये भी हो सकता है कि जैसे वैसे मोस्टली इंडियन ही भरते हैं, अगर आपकी नेशनलिटी तो इंडिया हो, अगर आपके पेरेंट्स गए हुए हैं
हो फॉरेन कंट्री में, जैसे कनाडा गए हों, ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए हों, तो आपकी उनकी नेशनलिटी अलग है। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स, आप भी अपने पेरेंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे, लेकिन आप 18 के बाद आप अपनी नेशनलिटी डिसाइड कर सकते हो, आप इंडिया की भी ले सकते हो। देखो, ये आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ा हुआ है, ये आई थिंक आपको याद आ रहा नहीं आ रहा है। अगर बच्चा के पेरेंट्स मतलब 18 तक वो कहीं बाहर पढ़ा है, अगर वो इंडिया में वापस आना चाहता तो 18 के बाद अपनी नेशनलिटी डिसाइड कर सकता है। तो नेशनलिटी ऑफ फादर लिखनी है, वो डिफरेंट भी हो सकती है, बट मोस्टली का तो इंडियन ही होगा, वरना क्यों यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं अगर फॉरेन में पढ़े हुए होते तो। नेशनलिटी ऑफ मदर, तो मदर की भी नेशनलिटी लिखनी है, वो फादर वाला सेम केस हो सकता है। फादर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लाइन 1, जो आपके फादर का पोस्टल एड्रेस है इंडिया का या फॉरेन का जो भी है, तो यहाँ आप भरोगे। मोस्टली का इंडियन ही होगा, तो वो भर दो यहाँ पे। लाइन 2 जो सेकंड एड्रेस है, पोस्ट ऑफिस भर दो अपना, वो सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड जो है वो भर दो। अब है चेक एयर इफ़ योर मदर पोस्टल एड्रेस इज़ द सेम एज फादर पोस्टल एड्रेस। कई बार क्या होता है कि किसी के पेरेंट्स में डाइवर्स होता है, उनका अलग अलग पोस्टल एड्रेस है, तो इस केस में हमें यहाँ पे अलग अलग भरना पड़ेगा। बाकी इंडिया में वर्ल्ड में सबसे कम डाइवर्स होते हैं ये, और इंडिया में होली समझा जाता है, एक पवित्र रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, तो सबसे लिस्ट डाइवर्स होते हैं, तो आई थिंक मोस्टली का सेम ही मिलेगा। अगर किसी के पेरेंट्स का डाइवर्स हो रखा, अलग अलग रह रहे हो, सेपरेटेड हो, तो उनका अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। फादर प्रोफेशन लिखना, जो आपके फादर का प्रोफेशन रहा हो प्रेजेंटली, या फिर एक्स सर्विस मैन है तो एक्स सर्विस मैन वाला भरेंगे, रिटायर्ड पर्सन है जो। मदर प्रोफेशन भरना पड़ेगा, मोस्टली का होम मेकर, या जिस प्रोफेशन में आपकी मदर है वो वहाँ यहाँ मेंशन करोगे। इफ़ योर फादर इन सर्विस इंडिकेट इन द पोस्ट हेल्ड बाई हिम, ये उनके लिए है जिनके पेरेंट्स रिटायर हो गए हैं, रिटायरमेंट पे आ गए हैं, जो रिटायरमेंट के टाइम उनकी पोस्ट थी वो भरनी है। जैसे लगा लो किसी के पेरेंट्स सब इंस्पेक्टर लगे थे ज्वाइनिंग के टाइम, लेकिन वो रिटायरमेंट तक पहुँच जाते, डीएसपी तक पहुँच जाते, तो वहाँ डीएसपी लिखेंगे जो जिस टाइम उनकी रिटायरमेंट थी, तो रिटायरमेंट वाली डेजिग्नेशन लिखनी है यहाँ पे। तो ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। इफ़ योर मदर इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाई हर, अगर रिटायरमेंट हो गए हैं तो रिटायरमेंट वाली पोस्ट भरनी है, अगर अभी करंटली वर्किंग है तो जो भी करंटली वर्किंग वाली जो डेजिग्नेशन है वो भरनी है। अपने पेरेंट्स से पूछ के भी, यहाँ अगर किसी को नहीं पता तो अपने पेरेंट्स को पूछ के यहाँ भरोगे। इफ़ रिटायर्ड इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाई हिम एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, अदरवाइज फिल नॉट एप्लीकेंट। अगर किसी की मदर या पेरेंट्स जो एप्लीकेबल ना हो अभी, या रिटायर नहीं हो, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन भी आप फिल कर सकते हो, नॉट एप्लीकेबल सॉरी। एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, आप अपने फादर से पूछ के, ये मैंडेटरी है, स्टार का लिंक है तो यहाँ भरोगे। ये मोस्टली ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए तो काफ़ी सोच समझ के भरना, क्योंकि ओबीसी में है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में भी यही है, कुछ इनकम लैंड का, शहर में प्लॉट का ये है, अगर आपकी उससे ज़्यादा मिली और आपने सर्टिफिकेट बना ले रखा तो आपके इन फ्यूचर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सेम नीचे है एनुअल इनकम ऑफ योर मदर, अगर होम मेकर है तो नहीं लिख सकते हैं, अगर आपकी मदर वर्किंग है तो यहाँ पर आपकी सैलरी को मेंशन करेंगे, क्योंकि आपके आधार कार्ड से लिंक आपकी मदर की सैलरी या पीएफ अकाउंट, तो डायरेक्ट पता चल जाता है, तो इसमें बचने का कोई चांस नहीं है। तो अपनी ऑनेस्टली ये इसको डेफ को भरें ना, अदरवाइज़ आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। स्टेट टू विच यूर फादर ओरिजिनली बिलोंग, जैसे आपके पेरेंट्स हैं एग्जांपल यूपी के और वो वर्किंग हैं प्रेजेंटली, लगा लो रेलवे में हैं, कि जैसे मेरे फ्रेंड वो हरियाणा में किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो वो क्या भरेंगे, जैसे वो वर्किंग तो हरियाणा में है बट वो उनका ओरिजिनली बिलोंग तो यूपी से करते हैं ना, तो वो यूपी भरेंगे। मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया है। डिस्ट्रिक्ट टू विच यूर फादर ओरिजिनली बिलोंग, पहले स्टेट लिखेंगे, जैसे यूपी में डिस्ट्रिक्ट जो उनका है इलाहाबाद है जैसे, तो वो आप भरोगे। स्टेट टू विच यूर मदर ओरिजिनली बिलोंग, आपकी जो मदर की स्टेट भी डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि मेरे फ्रेंड थे वो हरियाणा से थे, उनकी मदर यूपी से थी, तो ओरिजिनली लिखा हुआ है, तो जो अपनी मदर का बर्थ प्लेस है या उनके जहाँ उनके पेरेंट्स रहते थे, तो वो यहाँ पर ओरिजिनली अभी भी रह रहे हों, तो वो वहाँ का ओरिजिनली बिलोंग का यहाँ मेंशन करना है हमें। डिस्ट्रिक्ट टू विच यूर मदर ओरिजिनली बिलोंग, वो डिस्ट्रिक्ट के बाद भरना है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट भरना है, सेम जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल लेके समझाया है।
वेदर योर फैमिली ओन्स और पोसेस एनी ऑफ द ओन एसेट्स, जैसे कि 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव, ये क्या है, EWS के लिए है ये स्पेशली। OBC के लिए भी हो सकता है, जो भी गवर्नमेंट की जो आई हैं गाइडलाइंस हैं, या फिर जो लॉ में जो पास हुआ था उसके बारे में पढ़ लें यूट्यूब पे एक वीडियो और देख लें इससे स्पेशल, ताकि कोई आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। रेजिडेंशियल फ्लैट है जैसे 1000 स्क्वायर फीट एंड अबो, रेजिडेंटल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबो नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी। नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी का मतलब ये है कि जैसे शहरों में भी कुछ सेक्टर्स वगैरह में या जो कॉलोनीज़ होती हैं उनमें कहा गया कि इस एरिया से जो कम होना चाहिए, या गांव में इस एरिया से इतना कम होना चाहिए EWS में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, तो वो हमें यहाँ भरना है। तो इसमें लिखा गया कि वेदर योर फैमिली ओवन्स और पोसेस एनी ऑफ द फ्लोइंग क्राइटेरिया। मुझे लगता है कि इसमें जो ये मेंशन किया गया EWS के लिए, अगर आपने यहाँ पर यस कर दिया तो आपको EWS का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट OBC, उसमें इकोनॉमिकल उसमें वो होता है फादर की इनकम का होता है, लैंड लोन का इतना उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। ये स्पेशल EWS के लिए है। अगर आपने ऊपर EWS भरा है या अगर यहाँ पर यस कर दिया तो वो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर 5th स्टेप पे चलते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन भरनी है हमें। नेक्स्ट है 5th स्टेप, डू यू हैवर एम्प्लॉयड, तो यहाँ भरना है। अगर आपने पहले एम्प्लॉयड थे तो यस भरना है, अदर नहीं है तो नो का जो सिलेक्ट करना है। हैव यू एवर डिबार्ड फ्रॉम UPSC फ्रॉम एनी ऑफ द इट्स एग्जामिनेशन सेक्शन, जैसे क्या होता है कि कई बच्चे एग्जामिनेशन टाइम में नकल करते, चीटिंग करते हुए, या फिर एंटी गाइडलाइंस एंटी UPSC गाइडलाइंस के काम करते हैं, जैसे किसी ने कान में ब्लूटूथ लगा लिया या किसी के पास एक्स्ट्रा पेपर मिला उसमें कुछ लिखा हुआ है, ऐसी कोई एक्टिविटी यार आपको उस टाइम आपको पकड़ लिया गया तो आपको इन फ्यूचर भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना जाएगा। तो इसमें ये पूछा हुआ है, अगर आप पहले पकड़े जा चुके हो और आप यहाँ पर नो करते हो, फिर आपका डाटा आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपका चेक होता है, तो फिर आपको अगर पकड़ जाता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। तो अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन भरो बिल्कुल ऑनेस्टली भरो और बिल्कुल ध्यान से 10th की DMC में देख के भरो, अदरवाइज़ आपको एक ऑप्शन की जो गलती हुई वो काफ़ी भारी पड़ सकती है। हाउ मैनी टाइम्स यू हैव बीन अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सो फार द इंक्लूडिंग द करंट एग्जामिनेशन हेल्ड इन अक्टूबर। तो इसमें ये भरना कि हमने अब तक सिविल सर्विस के कितने अटैम्प्ट दे चुके हैं, और जो इंक्लूड करना जो करंट एग्जामिनेशन होगा उसको भी हमें ऐड करना। जैसे आप ऑलरेडी 5 दे चुके हो और ये वाला भी आप दोगे तो यहाँ पर 6th वाला कॉलम आपको भरना पड़ेगा, इंक्लूडिंग लिखा हुआ है इसके अंदर द करंट एग्जामिनेशन। इफ़ यू हैव अपीयर्ड इन द सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर भरना है held by UPSC wrote in box opposite in the year of examination you appeared so far including civil service। तो हमने, अगर आप इससे पहले UPSC में अपीयर हुए हो या आपका प्री क्वालिफाइड हुआ है नहीं हुआ, ऑलरेडी गिवन है, तो आपको यहाँ भरना पड़ेगा, ईयर भरना पड़ेगा, रोल नंबर भरना पड़ेगा, ईयर भरना पड़ेगा, फिर रोल नंबर है, ईयर है, ऐसे ही जितने भी आप अटैम्प्ट लिखोगे 4 तो पूरे 4 की 4 इसमें डिटेल भरनी पड़ेगी। इस वजह से जो हमारी बुकलेट प्रोवाइड की जाती है हमें उस पर रोल नंबर लिखवाया जाता है, हमारा एडमिट कार्ड होता है। हमें जब तक हमें लगता है कि हमें ये UPSC देना है तो उसके सारे एडमिट कार्ड और हमारी बुकलेट हमारे पास होनी चाहिए, हमें उसको एज यूजलेस नहीं समझना चाहिए। मेरे पास सारे रखे हुए हैं, मेरे एडमिट कार्ड बुकलेट A to Z रखी हुई है विद एनालिसिस करके। हैव यू एवर एक्सेप्टेड एप्लीकेशन टू द स्टेट पोस्ट ऑन द बेसिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड इन अर्लियर ईयर्स। इसमें ये पूछा है कि आपने ऑलरेडी, जैसे क्या होता है कि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो UPSC में या नहीं हो, इसमें ये भरना है अर्लियर ईयर्स के अंदर। तो इसमें ये आपको ऑप्शन फिलअप करना है इसमें यस और नो का। तो आगे नेक्स्ट है वेदर यू हैव अप्लाइड फॉर द UPSC एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट। इससे पहले आपने UPSC दिया है, अगर दिया हो तो यस, अगर नहीं दिया तो नो का ऑप्शन इसमें फिलअप करना है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पेज खुलेगा 6 नंबर वाला। 6 ओपन हो गया है,
इसमें हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ये मेंशन है। ये अननेसेसरी साउंड आ रही है बाहर से, बैकग्राउंड वाली साउंड। ये मेरा भतीजा खेल रहा है, उदयवीर नाम है इसका, मैं नहीं रखा। लिस्ट ऑफ द एनक्लोजर टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स। इसमें हमें जो अपलोड करना है, ये देखो, स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट बर्थ। हमने इसमें 10th की जो मार्कशीट होती है वो यहाँ अपलोड करनी है, और वो स्कैंड होनी चाहिए। किस फॉर्मेट में है वो आपको रूल नंबर 5 नोटिफाइड बिलो पैराग्राफ लिखा मिलेगा, कॉलम नंबर 1A में जो फॉर्म में मेंशन है। मोस्टली PDF भी मांग लेते हैं, मोस्टली 99% JPG फॉर्मेट में ही होगा। बाकी जो मेंशन किया गया उसको देख लेंगे हम। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पर पैरा के ऊपर, वो खुल के आ जाएगा। स्कैन कॉपी मांगा रखिए, देखो, स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट सपोर्ट इन द क्लेम ऑफ एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन के लिए हमें 10th में होगा, हमारी वो होती है बर्थ एज रिलैक्सेशन के लिए जो हमारा सर्टिफिकेट होता है, जैसे OBC के अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलते हैं या SC ST, तो उसका अपलोड करना है हमें। 10th वाले से तो काम नहीं चलेगा इसमें। एज रिलैक्सेशन के लिए तो हम जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका भरना पड़ेगा, जैसे SC ST OBC। और जो OBC में खास कर ये देख लेना आप नॉन क्रीमी लेयर में हो। अगर कोई बंदा क्रीमी लेयर में है, अगर वो OBC का बेनिफिट लेने के लिए नॉन क्रीमी लेयर भर दे, अगर बाद में मान लो सिलेक्शन भी होगा, अगर आपको उसकी फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डिटेल्स ऑफ द सच हैज़ बीन इंडिकेटेड इन कॉलम 8, अंडरटेकिंग फॉर OBC EWS कैंडिडेचर एज एप्लीकेबल। तो हमें SC ST OBC की यहाँ पर अपलोड करनी है। अपलोड होने के बाद ये दिखा रहा है, मैंने अपलोड कर दी है, तो उसके बाद ये दिखा रहा है आपको, ये आफ्टर फिलअप करने के बाद अपलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। फिर हमने स्कैन कॉपी लगानी है। जैसे हमने जो PWD वाले हैं, PWBD पर्सन विज बॉडली डिफरेंटेबल, जो दिव्यांग है या डिफरेंटली एबल पर्सन है तो उनको अपना जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करना है। फिर स्कैन करके, स्कैन कॉपी ऑफ हेलिंग द सर्टिफिकेट शो द कैंडिडेट हेल्स फ्रॉम। जैसे जो ये हिली एरिया में जो ये मेंशन है ना, अरुणाचल प्रदेश से है कोई, या मणिपुर से है, मेघालय में है, या मिजोरम में है, नागालैंड में है, सिक्किम में है, वेयर एप्लीकेबल, उनको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। स्कैन कॉपी ऑफ उत्तराखंड अंडरटेकिंग बी सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ दीज हार्ड ऑफ हियरिंग सर्टिफिकेट विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी हु हैज़ बीन ग्रांटेड सच exemptions from 2nd and 3rd language course by concerned education board and university who are availing the exemption from appearing in the। जो इंडियन लैंग्वेज पेपर का A भरना हमें, क्वालिफाइंग नेचर है, जो पैरा 18 है इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसके हिसाब से ये भरना है। पेपर 1 के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, पेपर 1 में जो 22 लैंग्वेज में से एक सेलेक्ट करनी है हमें, एक्सेप्ट इंग्लिश का तो कंपलसरी है सबके लिए। फिर स्कैन कॉपी है ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन की जो हमारी या उसकी इक्विवेलेंट जो हमने जो किया हुआ है उसकी एप्लीकेशन बनी। से ये शो होता है कि हमने ग्रेजुएशन कर ली, क्योंकि ये ग्रेजुएशन के बाद ही हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं UPSC को। या तो अपीयरिंग हो अपने लास्ट, या फिर उसने अपना ग्रेजुएशन कर लिया हो, उसमें पूछा जाता है कि यू हैव अपीयरिंग या हैव डन, तो हमें हैव डन किया हो तो उसके बाद ये स्कैन का यहाँ अपलोड करनी है। तो ये अपलोड होने के बाद ये दिखा रहा है अपलोडेड। कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ऐसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो हमने पहले जो भरा हुआ था स्टार्टिंग में पैराग्राफ 1 या आइदर 2 स्टेप में था, तो उसके बाद वही यहाँ पर अपलोड करना। ये नहीं वहाँ पे आपने आधार कार्ड भर दिया और आपने यहाँ पासपोर्ट अपलोड कर दिया या ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा नहीं। जो आपने पहले मेंशन किया था वही यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अंडरटेकिंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे, जो बंदा जैसे ऑलरेडी मोस्टली बंदे क्या करते हैं, IRS मिल गया, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस मिल गया, वो अपनी जो प्रोफाइल से उससे परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसने नेक्स्ट अटैम्प्ट और देना है। जो तो पैरा 13 में जो इंस्ट्रक्शन दी है उनके हिसाब से फिर आपको ये कॉलम भरना है। फाइनल और एकदम लास्ट स्टेप आ गया है, उसके बाद ये है पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट करनी है थ्रू द SBI ब्रांच, ये है मेड बाई कैश। अगर आपके पास नेट बैंकिंग या UPI या डिजिटली कोई चीज़ नहीं है जो इसमें मेंशन की हुई है, तो आपको नियर बाई जो ब्रांच है आपके SBI में जाके वो चालान भरना है प्रिंट आउट निकाल के। उसके बाद नेक्स्ट है पे बाई कार्ड। अगर आपके पास कोई ATM कार्ड है
उसको डेबिट या क्रेडिट कार्ड उसके हिसाब से फिर आपको यह भरना है। जैसे वीज़ा कार्ड, उसके यहाँ बाहर वीज़ा का सिंबल मिलेगा, ये राइट साइड में दिखाई दे रहा है, मैं पेन से आपको इंडिकेट भी कर रहा हूँ। या मास्टर कार्ड है, ये रुपए कार्ड है, ये सिंबल क्या है, भीम आईडी का सिंबल है। ये रुपए कार्ड का भी मे बी एडिशनल भी हो सकता है। मैं भीम ऐप यूज़ करता हूँ डिजिटल पेमेंट के लिए, तो ये उसका भी सिंबल है। तो वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, प्रीपेड क्रेडिट या प्रीपेड हो, पोस्ट पेड वाला ना हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड उसमें पैसे हों तो वो भरना है आपको। यहाँ क्लिक करोगे, उसके बाद उसके में जो इंस्ट्रक्शन होगी वो पूछी जाएगी, आपको भरना, उसके बाद पेमेंट हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट एक और ऑप्शन है पेमेंट बोर्ड बाय नेट बैंकिंग। और कौन कौन से इन्होंने 6 बैंकों के नाम दे रखा, सिर्फ उन्हीं से नेट बैंकिंग हो पाएगी। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर। और उससे आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद आपके पास आएगा OTP ईमेल पे भी कन्फर्मेशन आएगा कि आपका आफ्टर प्री क्वालिफाई करने के बाद आपने आपका DAF 1 आपने भर दिया है, और आपसे ये कन्फर्मेशन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग इट पेशेंटली, और कमेंट करके इस वीडियो का फीडबैक देना और कैसा लगा आपको आज का सेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड डे।